हेलो दोस्तों आप सभी को राम राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लो जी दोस्तों, आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं जो अगले महीने एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो मेंस एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। दोस्तों आई होप कि आपका भी मेंस एग्ज़ाम होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जिनका भी मेंस एग्ज़ाम है वो इस बात का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव करना है और अपनी तैयारी जो लास्ट टाइम है इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे जम के अपनी जी जान लगा के पूरी मेहनत के साथ अपना पेपर क्लियर करना है। तो दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, उससे पहले आप जितने भी मेरे भाई लोग हैं वो जल्दी से मेरे से जुड़ जाइए। दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो सीबीटी 2 मेंस का एग्ज़ाम है उसमें जीके कैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, जो जीके का रिलेटेड हम आज बात करेंगे। आप सभी को पता है कि मैंने भी सीबीटी 2 मेंस एग्ज़ाम दिया था। तो आज के वीडियो में हम जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो खुद का पेपर लगा था सीबीटी 2 का, उसका मैं जीके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो मेरा सीबीटी 2 मेंस का एग्ज़ाम लगा था लेवल 3 सीसीटीसी पोस्ट के लिए, उसका जो मेरा पेपर आया था जीके का, वो जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिल सके कि किस प्रकार से मेंस में एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से उठा के उसमें पेपर में जीके के सवाल डाले जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरे टाइम में जो सीबीटी 2 2022 में जो सीबीटी 2 लगा था उसमें मेरा पेपर कैसा आया था, जीके कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से जीके पूछा गया था। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पेपर पर चलते हैं। उससे पहले आप जितने भी मेरे भाई लोग हैं जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में ही आपको समझ में आएगा कि जो जीके का पेपर है वो कहाँ कहाँ से उठाया जा रहा है, कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और दोस्तों जुड़ने से पहले प्लीज़, पेपर पर चढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बन लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि अभी मैं ड्रेस में हूँ, मुझे ड्यूटी भी जाना है, लेकिन ड्यूटी जाने से पहले मैंने सोचा कि आपका मेंस एग्ज़ाम है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके साथ मेरा जीके का पेपर है वो शेयर कर दूँ, ताकि आपको उससे थोड़ा नॉलेज मिल सके कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चंस आपका पेपर बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अब सीधे अपने क्वेश्चंस पेपर पर और देखते हैं कि मेरे टाइम में जो जीके था वो कहाँ कहाँ से पूछा था और किस प्रकार से पूछा था। तो चलिए चलते हैं जीके पर। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा जो पेपर था वो आपके सामने खुल चुका है। ये आप देख सकते हो, ये रेलवे भर्ती बोर्ड का है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और ये एनटीपीसी 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम पेपर है जो आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। अब पेपर खुला है तो आपको पता है कि सबसे पहले उसमें रोल नंबर होता है, तो ये मेरा रोल नंबर हो गया। उसके बाद मेरा नाम हो गया, कैंडिडेट नेम। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर जहाँ मेरा एग्ज़ाम लगा था वो टेस्ट सेंटर का नाम हो गया जहाँ मेरा एग्ज़ाम लगा था। और उसके बाद आ गया डेट जब मेरा एग्ज़ाम लगा था, तो वो लगा था जून 2022 में। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस सीबीटी 2 वो जून 2022 में हुआ था। और जो मेरा टाइमिंग था टेस्ट का वो 4:30 से 6 बजे तक का था, अर्थात 1.5 घंटे का टाइम था। 1.5 घंटे का जो मेरा टाइम था वो टाइम पीरियड था। और ये जो लेवल था मेरा, ये लेवल 3। जी हाँ दोस्तों, लेवल 3 जो सीसीटीसी पोस्ट है उसके लिए ये मेरा एग्ज़ाम लगा था। तो ये तो हो गई मेरी डिटेल। अब चलते हैं इसके एग्ज़ाम में जो नोट है वो क्या क्या है। तो नोट में आपको सबसे पहले पता है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का दिया गया है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 थी, अर्थात आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर उसमें से काट लिया जाएगा। ये इसका नेगेटिव मार्किंग हो गया। और उसके आगे है कि आपने जो ग्रीन कलर में है वो करेक्ट आंसर है और जो आपने चॉइस किया है वो है। ये इसकी डिटेल आ गई। अब हम चलते हैं आगे पेपर पर, क्वेश्चंस पर, कौन कौन सा क्वेश्चंस आया। तो ये हमारे सामने खुल के आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन सा अवार्ड, पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड कौन थी, किसने जीता था, अवनी लखेरा ने। अवनी लखेरा ने ये अवार्ड जीता था। अब ये पूछा है कि इसमें कौन सा खेल खेलती थी, कौन सा खेल खेलती थी। तो अवनी लखेरा जो पैरा एथलीट थी वो कौन सा खेल खेलती थी, निशानेबाजी। वो निशानेबाजी में स्पोर्ट्स में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी। तो दोस्तों जैसे कि अब मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा खेल खेलती थी, कौन, अवनी लखेरा। तो इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी आते हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जितने भी खेल खेलते हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, उसने कौन सा अवार्ड जीता, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जितने खेल खेलने वाले खिलाड़ी कौन सा अवार्ड जीता, ये सारे आपको एक अलग से टॉपिक नोट्स बना के रख लेना है, और वो आपको अलग से याद कर लेना है, ताकि आपको जितने अवार्ड है, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, ये कहीं से भी अगर पूछे तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस एक अलग से टॉपिक बना के रख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना पीएच स्केल। पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलय का पीएच मान क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी उदासीन विलयन पर जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। कितना हो गया, 7। पीएच स्केल पर उदासीन मान 7 हो गया। तो अब इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसमें तो मेरा क्वेश्चन था पीएच स्केल पर इसका मान 7 हो गया। तो अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी पीएच स्केल के मान हैं, जितने पीएच स्केल के मान हैं, उससे रिलेटेड आपको एक अलग से टॉपिक बनाकर सारे पीएच स्केल के मान याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो ये अब भी आपको याद कर लेना है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, साइंस का क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड, कोशिकाओं से रिलेटेड भी आप सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा। आप चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो मेरा चौथा जो क्वेश्चन है वो आया था कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक थी। शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक किस राज्य में थी। तो इन चारों में से सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, 2019 में जो शिशु मृत्यु दर थी वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी। ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको ये करना है कि आपके आसपास अभी जो 2019 से बाद में या पहले जितने भी शिशु मृत्यु दर हो गए, जन्म दर हो गया, ये मृत्यु दर हो गया, ये जितने भी राज्यों में ये जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन आए तो वो भी आपका गलत ना हो। तो ये हो गया चौथा। अब चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। तो अब मेरा पाँचवा क्वेश्चन क्या था, यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, किस देश में स्थित है, ये यूराल औद्योगिक क्षेत्र, ये रूस में स्थित है। जी हाँ, ये जो यूराल औद्योगिक क्षेत्र है ये रूस में स्थित है। ये मेरा पाँचवा क्वेश्चन हो गया। और इससे रिलेटेड आपको भी याद कर लेना है कि जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितने भी बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये सारे आपको याद कर लेना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है, किस राज्य में है, या उसमें कौन सा काम किया जाता है, वो सारे आपको अलग से याद कर लेना है। तो ये भी आपके लिए टॉपिक्स बना के याद करना है। तो इससे भी आपको क्या है कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। तो मेरा छठा क्वेश्चन क्या था, पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है क्या कहलाती है। तो पूर्ति वक्र पर कोई बिंदु पर जिस पर कोई कंपनी सामान्य लाभ अर्जित करती है वो क्या कहलाती है।
वो कहलाती है ब्रेक इवन बिंदु। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक इवन बिंदु पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर सामान्य लाभ अर्जित करती है, सामान्य लाभ अर्जित करती है वो क्या कहलाती है? ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। ये हो गया मेरा छठा क्वेश्चन जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। इसके बाद हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। मेरा 7वां क्वेश्चन क्या है मेरा? निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? डेविस कप 2021। तो दोस्तों 2021 में जो डेविस कप था वो किसने जीता था? रूस ने जीता था। ये मेरे टाइम का है, डेविस कप रूस ने जीता। अब इससे रिलेटेड आपको भी याद कर लेना है, अभी हाल ही में प्रेजेंट में जितने भी कप हुए हैं, जितने भी खेल हुए हैं, उन सब में जो कप किसने कौन सा कप जीता, चाहे वो डेविस कप हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, क्रिकेट के अलावा और कौन सा खेल आ गया, हॉकी हो, इससे रिलेटेड मतलब जितने भी खेल हैं, ये जितने भी खेल हैं, जितने खेलों में जिसने जो कप जीता है वो सारे आपको एक अलग से टॉपिक बना के लिख लेना है। एक अलग टॉपिक बना के खेलों के जितने भी कप वो लिख लेने हैं और याद कर लेना है कि किस खेल में किसने कौन सा कप जीता, किस देश ने जीता, कब जीता, उसे कब हरा के जीता या कौन जीता कौन हारा, ये सारे आपको एक अलग से टॉपिक बना के याद कर लेना है, ताकि आपको खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो, छूटे ना, वो आपका करेक्ट हो। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अब चलते अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच। 8वां क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस देश में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो गया पपुआ न्यू गिनी। जी हाँ, पपुआ न्यू गिनी में बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या अभी सर्वाधिक 2021 में, मार्च 2021 तक पपुआ न्यू गिनी में बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश था? आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश था। तो आपको फिर से मैं वही कहूँगा कि ये इससे रिलेटेड जितनी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्टें आजकल आती है, उन सब से रिलेटेड आपको एक अलग से टॉपिक बना के याद कर लेना होगा, ताकि वो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जट जटिन आप सभी को पता होगा कि एक लोक नृत्य है और ये बिहार में किया जाता है। ये बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये मेरा क्वेश्चन था और इसका आंसर हो गया बिहार। अब दोस्तों इससे रिलेटेड ये जो लोक नृत्य है, इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। प्री या मेंस सभी में इससे रिलेटेड लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी राज्य है ऑल ओवर, जितने भी राज्य है उन सब के लोक नृत्य, जी हाँ दोस्तों, जितने भी राज्य उन सबके लोक नृत्यों का क्या करना है, अलग से टॉपिक बना के एक जगह लिख लेना है और एक जगह लिख के उनको अच्छे से याद कर लेना है। ये याद रखना दोस्तों मेरी बात कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लोक नृत्य का 100% आएगा ही आएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में एक लोक नृत्य का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए आपको जितने भी लोक नृत्य हैं, जिस राज्य के लोक नृत्य, उन सभी को अपने जगह के अलग से टॉपिक बना के लिख लेना है और उनको याद कर लेना है, ताकि आपका लोक नृत्य का जो भी क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। तो ये हो गया लोक नृत्य। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक। तो
जो ये भारत और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत विभाजन तक के भारत अवस्थान्तर के चित्रित करने वाली जो पुस्तक है उसके लेखक मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक है वो सलमान रुश्दी है। तो दोस्तों ये हो गया 11वां क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा कि 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है? पुस्तक के लेखक का नाम। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है और उनके लेखक है उन सबके नाम और उनकी पुस्तक ये अलग से अपना टॉपिक बना के लिख लेना है और एक जगह लिख लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी राइटर है और जितने भी पुस्तक है उन सबके पुस्तकों के नाम और उनके राइटर के नाम आपको अलग से लिख के रखना है और वो याद करना है, ताकि आपका इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन पुस्तक का हर एग्ज़ाम में 100% ज़रूर आता है, ये 100% पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ये जितनी पुस्तक और राइटर है वो सब लिख के अलग से रख लेना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कौन से विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए जो शॉर्टकट कीबोर्ड है वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, विंडोज़ लोगो कुंजी +L। विंडो लोगो की +L का उपयोग इसको लॉक करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको भी जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। ये हो गया 12वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13वां। जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कौन सा 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुजगल का निर्देशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर PS विनोद राज। जी हाँ, PS विनोद राज ने जो कुजगल फिल्म है उसका निर्देशन किया था। तो ये हो गया 13वां क्वेश्चन। और अब दोस्तों ये 13वां क्वेश्चन जो फिल्म से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं उन सब के नाम याद कर लेने कि कौन सा अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला। और ये ढाका अवार्ड हो गया, और इससे रिलेटेड फिल्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट हीरोइन का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ये सारे जितने अवार्ड हैं जो सिनेमा से रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड है, वो टीवी से रिलेटेड है, इन सब को आपको याद कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो गलत ना हो। तो ये हो गया अपना 13वां क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14वां। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? किसको? बिटकॉइन को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा 2, अल साल्वाडोर। जी हाँ, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो ये हो गया 14वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, कौन सी द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा? कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। तो दोस्तों ये जो बौद्ध संगतियाँ है, ये बौद्ध संगतियाँ, इससे रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेश्चंस हैं बौद्ध संगति की, फर्स्ट बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई, सेकंड बौद्ध संगति किसके द्वारा की गई, थर्ड किसके द्वारा की गई, फोर्थ किसके द्वारा की गई, ये सारी जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो भी आपको याद कर लेनी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखा जाता है, तो ये सारे आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनिजी नसिया मंदिर, कौन सा?
सोनी जी नशिया मंदिर जो अजमेर में है वो किसको समर्पित है? अजमेर में सोनी जी नशिया मंदिर है वो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। किसको? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। तो ये तो हो गया मंदिर। तो इससे रिलेटेड भी अगर आप बात करोगे तो आपको पता होगा कि जितने भी मंदिर है, जो बड़े बड़े फेमस मंदिर है, उन सब का भी आपको याद कर लेना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किसने बनाया और किसको समर्पित है। ये किसको समर्पित है, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है। इससे रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन, 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? किसके रूप में? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में कौन सा भारतीय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुसरला वैकेंट सिंधु, ये इसके सदस्य है। तो इससे रिलेटेड हम बात करें तो जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो या अन्य किसी चीज़ से रिलेटेड हो, उनके जो सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष है, उन सबके नाम आपको याद कर लेने हैं कि वर्तमान में कौन सी संस्था है, कौन से खेल का अध्यक्ष कौन है, उसका सदस्य कौन है, वो सारे आपको याद कर लेने हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 18वां, बालतोरो ग्लेशियर, कौन सा? बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम। जी हाँ, बालतोरो ग्लेशियर हिमालय की कौन सी पर्वतमाला में है? काराकोरम में स्थित है। ये हो गया 18वां क्वेश्चन। अब आप पूछोगे कि इससे रिलेटेड क्या आएगा? तो इससे रिलेटेड हमें क्या कर लेना है, जितने भी ग्लेशियर हैं, जी हाँ, जितने भी ग्लेशियर हैं उन सब के नाम, स्थान और देश, राज्य, ये सब याद कर लेने कि ऑल ओवर जितने ग्लेशियर है इंडिया में, वो कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, वो सारे ग्लेशियर आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस, ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप सबको याद करके अलग से लिख लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों का आप सभी को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपके एग्ज़ाम में, किसके एग्ज़ाम में? आपके एग्ज़ाम में जो लगेगा एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो सारे अलग से मौलिक कर्तव्य का एक टॉपिक बनाना है, और जितने मौलिक कर्तव्य है, कौन सा संविधान संशोधन, वो जितने हैं वो सारे आपको अलग से लिख लेने हैं। इसके साथ साथ आपको जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन है, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने संविधान संशोधन हैं, उन सबको भी एक अलग से टॉपिक बना के लिख लेना है। टॉपिक वाइज इनको जितने संविधान हैं सबको, संविधान संशोधनों को लिख लेना है, क्योंकि इसमें से भी 101%, जी हाँ दोस्तों, 100 नहीं 101% संविधान संशोधन से रिलेटेड इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस पर आप मोस्ट लगा के लिख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अलग से टॉपिक बना के लिख लेना। अगर आप नहीं लिख पाओ तो आप मुझे बताना, कमेंट करना। इससे रिलेटेड अगर आपको एक जगह सारे टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक जगह चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगर आपको ऐसा होगा, आपको चाहिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।
अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20वां, लंबाई की ऐसा इकाई। किसकी इकाई? लंबाई की ऐसा इकाई। ये भी सिंपल है, लंबाई की जो ऐसा इकाई होती है वो मीटर होती है। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन ये तो नॉर्मल आ गया, लंबाई की ऐसा इकाई क्या होती है? मीटर होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी सारी इकाइयाँ हैं जो आपको याद करनी है। लंबाई की हो गई, चौड़ाई की हो गई, जितनी भी मतलब इकाइयाँ है, ऐसा इकाइयाँ है, बहुत सारी ऐसा इकाई है, वो सारी आपको याद कर लेनी है, उसका भी आपको टॉपिक बना लेना है। अगर आपके पास ये सारी इकाइयों का टॉपिक नहीं है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना, इससे रिलेटेड जितनी इकाइयाँ उसको मैं आपको एक जगह प्रोवाइड कराऊंगा, इसके जितनी इकाइयों के टॉपिक है। क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने इन सबको टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना के लिख रखे हैं। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या फिर एक जगह ये जितने टॉपिक्स है एक जगह चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मैं आपको टॉपिक वाइज सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आपको एक जगह प्रोवाइड करा दूंगा, आपके लिए उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको इनका टॉपिक वाइज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूजन देने वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मेरे भी गलत हो गया था, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सीधा पढ़ते हैं निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी है। तो हम क्या कर देते हैं, ये नहीं जो लिखा हुआ है ये भूल जाते हैं और जो है उसको हम इसका राइट आंसर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप उसको सही से पढ़ना कि कौन सी जनजाति है या नहीं है, वो पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं है, कौन सी नहीं है? भूटिया। भूटिया जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा भूटिया। तो अब आगे इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितनी भी जनजाति है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बड़ी ऋण राशियाँ। जो बड़ी ऋण राशियाँ है वो इसका मूल सिद्धांत नहीं है। ये 22वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कौन सी खदान? हीरो के खनन की। हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान कौन से राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो वो है इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरो के खनन की एकमात्र खदान उपस्थित है। तो दोस्तों ये हो गया औद्योगिक खनन से रिलेटेड खदान। तो अब आपको क्या कर लेना है, जितनी भी खदानें हैं हीरो से रिलेटेड हो, लोहे से रिलेटेड हो या फिर बड़े किसी ऐसे चीज़ों से, पित्तल से रिलेटेड हो, जितनी भी खदानें वो सारी आपको याद कर लेनी है, सारे आपको लिख लेने हैं, ताकि वो भी आपके एग्ज़ाम में सही से हो जाए। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 24वां। भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार 2019-20 के अंत तक रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो पहले स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर रूट किलोमीटर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये हो गया 24वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? 25वां। 25वां क्वेश्चन क्या है? 2021 में पारंपरिक हाई पेटेंट अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 4, कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग। जो कलमकारी पेंटिंग है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो 25वां क्वेश्चन है इसको भी आप वेरी मोस्ट लिख लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ कि वेरी मोस्ट है? कि ये जो जीआई टैग लिखा हुआ है
ये जीआई टैग आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये भी 100% आपको हर एग्ज़ाम में जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी तक जितने भी खाद्यान्न से रिलेटेड या फिर वस्त्र या फिर कोई जगह, जितने भी आपको जीआई टैग से, जिनको भी आपको जीआई टैग मिला है, झीलें, जितने भी ये झीलें हैं, ये जीआई जिनको अभी तो हाल ही में जीआई टैग मिला है, इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो सब आपको याद कर लेना है। आपको जीआई टैग से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक बना लेना है और जितने भी सबको जीआई टैग मिला है उनको सबको लिख लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एक चीज़ का जीआई टैग पूछेगा ही पूछेगा कि किसको मिला है, ये कौन से राज्य में है या फिर कौन से ईयर में मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और जीआई टैग आपको याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है 26वां। 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो क्या पूछ रहा है? 1680 में शिवाजी के पुत्र, तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। जी हाँ, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था, जिन्होंने उत्तराधिकार के लिए अपने भाई विजय प्राप्त करने के लिए अपने भाई सिंहासन बैठने के लिए राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? संभाजी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 21वां। तो 21वां क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक कौन है? किसमें? कर्नाटक संगीत पितामह के संगीतकारों में से एक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पुरंदरदास। पुरंदरदास संगीतकारों में से एक है। दोस्तों ये भी आपको लिख लेना है, ये भी आप मोस्ट क्वेश्चन लिख के चल के मान सकते हो, क्योंकि जितने भी संगीतकार हैं, संगीतकारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये भी 99% एक ना एक संगीतकार का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया था? उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा पर डीआरडीओ के जो मिसाइल जो टॉर्पेडो सिस्टम है उसका सफल परीक्षण हाल में उड़ीसा में किया गया है। तो दोस्तों अब आपको क्या कर लेना है? तो आपने देख लिया होगा कि सफल परीक्षण किया गया। तो इससे रिलेटेड जो भी परीक्षण होते हैं, जो भी अभी नए लॉन्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको याद कर लेनी है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रॉकेट कहाँ से लॉन्च की गई, कहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया, ये कौन सी जगह से है, कौन से राज्य से है, वो भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1991 में भारत के औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद उन कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा शराब। जी हाँ दोस्तों, 1991 के बाद शराब एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के हम शराब बिक्री नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो गया शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो हरिजन सेवक संघ है, इसकी अस्पृश्यता नामक बुराई के लिए, ये आप सभी को पता होगा कि हरिजन ये अस्पृश्यता से संबंधित जितने भी वो है, ये किसने किए थे? जी आपने सही सोचा, ये महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने 1932 में इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों इसमें आप ये स्थापना तो हो गई, लेकिन जो ये महात्मा गांधी टॉपिक जो इसमें आंसर है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्यों?
क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड भी हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड उसके जो महात्मा गांधी जी है, इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको सब याद कर लेने हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने क्वेश्चंस है वो सब याद कर लेने हैं। जन्म कब हुआ, कौन सा उसका सम्मेलन था, कौन सा उसने पुस्तक लिखी, किस किस में उसने भाग लिया, वो किसके अध्यक्ष रहे, किससे कब मीटिंग करी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें अलग से लिख लेना है। क्योंकि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो ये क्यूरोसियो जो जलधारा है वो किस महासागर में प्रवाहित होती है? बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर में। ये क्यूरोसियो जलधारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो ये तो हो गया 31वां क्वेश्चन। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो जलधाराएँ हैं ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलती ही रहती है कि कौन से महासागर में कौन सी जलधारा है, और ये जलधारा कौन सी, इनका नाम भी पूछा जाता है कि ये जलधारा कौन सी है, इसका नाम क्या है, और ये कैसी जलधारा है, ठंडी गर्म ये जलधारा है, ये पूछी जाती है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति जिले इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति पत्र किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? समुद्रगुप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वही क्वेश्चन है जो मेरे एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट 33। विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 के इस्पात उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो ये कौन से 2020 में कौन था? चीन प्रथम स्थान पर था। तो ये तो खैर अब पुराना हो गया, करंट जीके का था। तो दोस्तों इसमें जो ये करंट जीके है, ये करंट जीके आपको कम से कम 5 से 10, जी हाँ दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन आपके करंट जीके के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आपको करंट जीके भी सारे याद कर लेने हैं। कौन सा स्थान, प्रथम स्थान, सेकंड स्थान, जितने भी है इससे रिलेटेड। बाकी करंट जीके तो देखो आपको याद करना ही करना है। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन करंट जीके को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने करंट क्वेश्चन है वो आप सबको याद कर लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ कॉलम की 10वीं पंक्ति रो में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा है। MS एक्सेल की वर्कशीट के 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में सेल का एड्रेस क्या होगा? E10। 10 कौन सा मौजूद पूछ रहा है? ये 10वीं पंक्ति में। तो 10वीं पंक्ति में पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा E10। तो ये भी किससे संबंधित क्वेश्चन आ गया? ये आ गया आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड? दूसरा क्वेश्चन था। तो आपके एग्जाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको भी समझ ही गए होंगे क्या करना है। जी हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल आपने सही सोचा। भारतीय संविधान का जो 9वां भाग है वो पंचायतों से संबंधित है। तो दोस्तों ये 35वां क्वेश्चन है, इस पर भी आप वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना है इस पर। क्यों? क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में 100 क्या 200% देखने को मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि संविधान संशोधन, ये संविधान में जितने संशोधन है, संविधान संशोधन उसके भाग
और अनुच्छेद ये सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बिना कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो बन जाए, इनके बिना कोई एग्ज़ाम पेपर बनता ही नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको संविधान संशोधन, भाग, अनुच्छेद ये सब आपको याद कर लेना है, सब अलग से लिख लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट करो, बिल्कुल मुझे कमेंट करो कि हमें भी इससे रिलेटेड वीडियो बना के दो, तो मैं मेरे जो नोट्स बने हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इससे रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये हो गया 35वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा सदन में नेता कौन थे? तो ये तो पुराना हो गया। इसमें राज्यसभा नेता कौन थे 2022 में? पीयूष गोयल थे। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? करंट का, करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको करंट जीके भी देख लेना है और याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37वां क्या है? राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? किसकी? राजकोषीय घाटे की परिभाषा पूछा है। तो राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ये इसकी परिभाषा हो गई, ये भी आपको एक नज़र मार लेनी है। इसके बाद आता है 38 नंबर का क्वेश्चन। भू प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भू प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु है वो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो गया एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जितनी धातुएं हैं ना, कौन धातु, ये जितनी धातुएं हैं इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको ये धातुएं हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक नज़र में देख लेना है और याद कर लेना है, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें ये शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? अब इसमें से कौन सा शामिल होता है वो आपको देख लेना है। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अब इसमें से कैसा आंसर पूछा है देखिए इसमें न तो एक न ही दो, मतलब दोनों शामिल नहीं होते। दूसरा क्या है? एक और दो दोनों शामिल होते हैं। तीसरे में क्या है? केवल जो पहला ऑप्शन है वही शामिल होता है। चौथे में क्या है? जो दूसरा ऑप्शन है वही शामिल होता है। तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ लेना है, देख लेना है कि कौन कौन शामिल होते हैं। तो फिलहाल तो ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले कौन है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर क्या है? एक और दो, दोनों ही इसमें सही आंसर है, दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन क्या है? उद्योग और व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमआरटीपी का पूर्ण रूप की बात करें तो एमआरटीपी का पूर्ण रूप के लिए आंसर क्या है? 4। क्या पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों जो ये फुल फॉर्म है ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एक चीज़ का फुल फॉर्म पूछता है। तो आपको जितने भी फुल फॉर्म है, जो मोस्ट फुल फॉर्म है वो आपको याद कर लेनी है, ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। कौन? टिटनेस किसके कारण होती है? जीवाणुओं के कारण। जी हाँ, जीवाणुओं के कारण ये गंभीर बीमारी उत्पन्न करने वाले होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जीवाणुओं के कारण। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो आपको साइंस भी आपको पता होगा कि रेलवे में तो साइंस पूछी जाती है, तो आपको साइंस से जितने क्वेश्चन है वो भी आपको अलग से याद कर लेने हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने के और रोकने के लिए जारी की जाती है? कौन सी रीट जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता? कौन सी रीट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। जो ये रीट वाला क्वेश्चन है ये भी आप मोस्ट लिख लो, इसका भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अधिकार परीक्षा, निषेज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा, ये सारी जितनी रीट है ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मेरे एग्ज़ाम में कौन सी पूछी गई? अधिकार परीक्षा रीट पूछी गई है। क्या पता आपके एग्ज़ाम में ये उत्प्रेक्षा रीट पूछ ली जाए या ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पूछ ली जाए, तो इसका भी एक अलग से टॉपिक है, वो आपको देख लेना है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए, टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43। जर्मनी में रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई? तो आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1942। इसका सही आंसर क्या होगा? 1942। तो दोस्तों मेरे क्या एग्ज़ाम में क्या पूछा? वर्ष पूछा कि किस वर्ष शुरू की गई, तो क्या हुआ? 1942। आपके पूछ सकता है कि 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा कहाँ शुरू की गई, कौन से देश में शुरू की गई? तो उसका आंसर क्या होगा? जर्मनी में। जर्मनी में शुरू की गई। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने शुरू की, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, किसने शुरू की। तो ये मतलब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं, और भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, वो भी आपको एक नज़र मार के देख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपकी भी एक नज़र में ये जीके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप देख सको। अगला कौन सा है? 44। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो किसके साथ? भारतीय नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 15 के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या हो गया? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। मैंने आपको ऊपर भी बताया था अनुच्छेद से संबंधित कि जितने अनुच्छेद है अपने संविधान में, इन अनुच्छेद को आपको एक अलग से टॉपिक बनाकर लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब देख लो, एक ऊपर आ गया, एक आ गया और भाग भी आ गए। ये मतलब अनुच्छेद, भाग, ये सारे मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक पेपर में। तो इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अनुच्छेद वाला। यह आपको 100% याद कर लेना है, रट लेना है। ये क्वेश्चन तो आपको रटना ही रटना है। अनुच्छेद, भाग और संशोधन, ये आपको रटना ही रटना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इससे बाहर तो आपको पूछेगा ही नहीं, इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45। वजन के अनुसार भूपृष्ठ पर ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? 46.6%। जी हाँ दोस्तों, 46.6% इसमें होता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये भूपृष्ठ पर जो ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में, मेरे एग्ज़ाम में आया है, आपके भी एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आपको ये अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वां अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान खगोलीय भौतिक ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो उस वक्त ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? पहला था। ये हो गया करंट जीके का। तो करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपके एग्ज़ाम में करंट जीके से रिलेटेड 4 से 6 या 4 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके भी मतलब 10 क्वेश्चन तक आपको करंट जीके के देखने को मिलेंगे। तो आपको करंट जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको याद करने हैं।
ये तो खैर पुराना हो गया, लेकिन अभी जो करंट जीके है वो आपको याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? क्या है? सोगात्सु नव वर्ष त्यौहार किस देश का है? ये सोगात्सु जो त्यौहार है ये जापान का त्यौहार है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जापान। अब ये जो 47वां है इसको भी आप मोस्ट कैटेगरी में लिख लीजिए। जी हाँ, ये 47वां क्वेश्चन, इसको भी आप मोस्ट कैटेगरी में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जितने त्यौहार है ना, किस राज्य का कौन सा त्यौहार, कौन सा नृत्य, ये मैं आपको लिख देता हूँ। त्यौहार, नृत्य और ये क्या बोलते, त्यौहार आ गया, नृत्य आ गया, और ये टैग आ गया, जीआई टैग आ गया, और इसके अलावा राज्य से रिलेटेड जितने ये क्या बोलते हैं उसको, ये डांस वगैरह आते हैं, ये आ गया। ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। हर एग्ज़ाम में आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन पर आप टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए ये सारे भी आपको याद कर लेना है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना। इससे रिलेटेड मेरे पास PDF बनी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 निम्न में से कौन सा राज्य सेकुडीजाई संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? कौन सा? सेकुडीजाई संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम सेकुडीजाई संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी संगीत है, नृत्य है, लोक नृत्य है, वो सारे आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, जो फिर से दोबारा आ गया है, ये मिजोरम से संबंधित है। तो ये जितने नृत्य, लोक नृत्य है, वो आपको अच्छे से देख लेना है। ये भी 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद 49 लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी शायद एक क्वेश्चन आया था एक ऐसा ही, ये पुस्तक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जितने भी पुस्तक के राइटर है, लेखक है, बुक है, लेखक का नाम और उसकी पुस्तक का नाम, ये दोनों आपको लिखने हैं, याद करने हैं। जितनी भी पुस्तक लेखक है वो आपको लिख के रखना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पुस्तक और लेखक का नाम ज़रूर पूछा जाता है। जैसे मेरे एग्ज़ाम में दूसरा क्वेश्चन आ गया पुस्तक का नाम, और इस पुस्तक का जो लेखक है वो है कविता राव। कविता राव इस पुस्तक की लेखिका है। तो आपको जितने भी पुस्तक के लेखक है वो लिख लेना है। अगर नहीं है तो फिर से मुझे कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि जितनी भी पुस्तक से मोस्ट वो सब मेरे पास तो अपना पर्सनल नोट्स बना के लिख रखा है मैंने, तो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया 49 क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 50। आप सभी को पता होगा कि मेंस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पूरा क्वेश्चन देख लेना है। इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध, तो ये व्यवस्था इसकी नहीं है। बाकी जो ये 3 व्यवस्थाएँ हैं वो खुली अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएँ हैं। तो ये हो गया 50वां क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन हो गए, ये मेरे जो पेपर लगा था जो मेरा CBT2 का जो मेरा मेंस का पेपर लगा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये मेरा CBT2 का पेपर हो चुका है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और आपको बता दिया कि इन टॉपिक
इन टॉपिक्स में से जो जो क्वेश्चन आया वो मैंने आपको बता दिया। और ये भी बता दिया कि इन टॉपिक्स को आपको सही से लिख लेना है, अलग से आपका नोट्स बना के लिख लेना है, क्योंकि ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इनसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मुझे पता है कि इनसे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो प्लीज़ आज ही ये वीडियो देखने के बाद ही वो टॉपिक्स लिख लेना है, और अलग से आपकी बुक्स, नोटबुक कहीं पे भी आपको बना लेनी है और वो याद कर लेना है। तो आज की वीडियो में यही था। तो ये वीडियो पूरा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से मेरा जो पेपर था इसमें से मैंने एक एक क्वेश्चन जीके का अलग किया, अलग पेपर में से, पीडीएफ में से उसको अलग करना, फिर उसको कंप्यूटर में लाना, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना, फिर उसको एक जगह लेना। बहुत मेहनत लगी है। बहुत मेहनत के साथ मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। जीके का अलग से एक मेरे पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि हर कोई अपना पेपर होता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर होता है, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा पेपर था CBT 2 का मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हद तक आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और आपको बता दिए कि मोस्ट टॉपिक कौन से हैं, कौन से एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके क्या हर एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो चाहे मेन एग्ज़ाम हो, सब में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है टॉपिक वाइज, और ये भी बता दिया कि इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। आई होप, और लास्ट में जाते जाते जिनका CBT 2 का मेन एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छे से हो और आप भी CCTC बनो, और 2 दिन बाद CCTC बनकर किसी ना किसी स्टेशन पर, किसी ना किसी ट्रेन में मेरे से टकराओ और हमसे मुलाकात हो। और दोस्तों, एक बार लास्ट बात और, जिनका CBT 2 एग्ज़ाम है, CBT 2 और एग्ज़ाम है, और जो यह वीडियो देख रहा है, प्लीज़ उनका जब एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम के बाद उनका पेपर कैसा हुआ, क्या क्या पूछा, वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। मुझे आपके कमेंट का और आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।